आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने वाला हूं कि सन 2008 का फाइनेंशियल कोलैप्स क्यों हुआ था। This is going to be one of the watershed days in financial markets history. It was a manic Monday in the financial markets. The Dow tumbled more than 500 points after two pillars of the street tumbled over the weekend. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. जो हम सब प्राइम क्राइसिस की बात करते हैं, हम हाउसिंग बबल बर्स्ट की बात करते हैं, ना सिर्फ यूएस की बल्कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट मुंह के बल गिर गई थी, वो क्यों गिरी थी, उनके पीछे क्या रीजन था, और आप लोग अगले कोलैप्स के लिए प्रिपेयर्ड हो पाए, तो इस कहानी में वो सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी। बात है सन 2006 की। एक आदमी अपने फ्रेंड्स के साथ एक स्ट्रिप क्लब को विजिट करता है। स्ट्रिप क्लब वो जगहें होती हैं जहां पर स्ट्रिप डांसर्स परफॉर्म करते हैं और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए अपने कपड़े उतारते रहते हैं। तो एक आदमी एक स्ट्रिप डांसर को एक कॉर्नर में ले जाता है और उससे बात करना शुरू करता है। जब वो बात करना शुरू करता है तो वो लड़की कहती है, एक मिनट मेरा कॉल आ रहा है। वो फ़ोन उठाती है लड़की और बोलती है, अच्छा मेरा होम लोन अप्रूव हो गया है, वेरी गुड। तो वो आदमी बोलता है, कौन सा होम लोन? कहते हैं, मैंने ना एक मियामी के अंदर एक पेंट हाउस लिया है तो उसका होम लोन का अप्रूवल आ गया। तो मियामी बीच साइड पर, वहाँ पर पेंट हाउस लिया तूने? हाँ। वो लड़की कहती है, हाँ मेरे पास 5 घर और हैं, एक कॉन्डो भी है। 5 घर हैं तुम्हारे पास, एक कॉन्डो भी है और ये पेंट हाउस भी ले रही हो, कितना कमा लेती हो तुम? कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ बैंक के पास जाओ, बोलो घर लेना है, वो पूछेंगे भी नहीं तुम करते क्या हो, कितने कमाते हो, बस तुम्हें लोन दे देंगे। तो लोन चुकाना भी तो पड़ता है, वो आदमी पूछता है। लड़की कहती है, नहीं चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुकाने की ज़रूरत नहीं है, ईएमआई तो लगेगी, हाँ एक आधा ईएमआई तो भरनी पड़ेगी, बट हर 6 महीने में घर के रेट डबल हो जाते हैं। मैं तो पिछले कई सालों से यही करती जा रही हूँ। मैंने घर खरीदा, 6 महीने में डबल हो गया, फिर उसे बेच दिया, फिर एक और ले लिया, हर 6 महीने में डबल हो जाते हैं। अभी जो पेंट हाउस ले रही हूँ, देखना इसके भी प्राइस 6 महीने में डबल हो जाएंगे। वो आदमी कहता है, क्या बोल रही है लड़की, 6 महीने में पैसा डबल? ये कौन सी स्कीम चल रही है? और बैंक लोन दे रहा है, स्ट्रिप डांसर्स को मियामी में पेंट हाउस खरीदने के लिए लोन दे रहा है। तो वो आदमी एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है। अच्छा, वो आदमी ऑलरेडी काम कर रहा होता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, तो वो अपने फ्रेंड्स को जाके बताता है कि भाई क्या चल रहा है, और उसकी जो पूरी टीम होती है वो इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है कि किन किन लोगों को घर मिल रहे हैं, किन किन लोगों का घर अप्रूव हो रहा है। तो अल्टीमेटली वो जाकर जब रेकी करते हैं तो पता लगता है कि 80% घर जो लोन पर लिए गए हैं वो खाली पड़े हुए हैं, और ये यूएस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अमेरिका के अंदर 2006-07 के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने घर बनाने, ब्रोकर्स ने घर बेचने और लोगों ने घर खरीदने शुरू कर दिए थे। अब ये मान के चलिए, एक आदमी मैकडॉनल्ड्स में बर्गर दे रहा है लोगों को, पर उसके पास भी 3-3 घर होने शुरू हो गए थे। तो बैंक ने क्या किया था, सब प्राइम का मतलब क्या? देखो हम बात करते हैं सब प्राइम क्राइसिस हुई, बट सब प्राइम का मतलब क्या है? सब प्राइम का मतलब होता है जब आप एक ऐसे आदमी को लोन दे देते हो जो क्रेडिट वर्दी नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं कि आपने सब प्राइम मॉर्गेज दिया है। तो सब प्राइम जो क्राइसिस है यहीं से शुरू हुई कि ऐसे लोग जो क्रेडिट वर्दी नहीं थे। आज मैं आपकी एक सिंपल सा एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ। एक आदमी ने एक गाड़ी पर लोन लिया और गाड़ी के वो पैसे नहीं चुका पाया, तो उसकी सिबिल खराब हो जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी, और गाड़ी को भी बैंक वाले ले जाएंगे। क्या उसे दोबारा लोन मिलेगा? बहुत कम चांसेस हैं दोबारा लोन मिलेगा। तो इससे हम बोलते हैं कि उस आदमी की सिबिल स्कोर खराब हो गई है और उसे लोन मिलने के चांसेस नहीं है। बट मैं बोलूँ कि वो गाड़ी के तो किस्त चुका नहीं पाया था और उसको गुड़गांव में कैमेलियास के लिए लोन मिल गया, 200 करोड़ के अपार्टमेंट के लिए, 100 करोड़ के अपार्टमेंट के लिए लोन मिल गया। तो आप कहोगे कैसी बातें हैं, बट ये एग्जैक्टली हुआ था। यूएस के अंदर सन 2000 के अंदर .com बबल आया था। वो सन 2000 से 2002 तक मार्केट को रिकवर करने में टाइम ज़रूर लगा, बट सन 2000 से लोगों के हाथ में पैसा आना शुरू हो गया, मार्केट ने भी रैली करना शुरू कर दिया। बैंक्स ने प्रॉफिट कमाने के लिए कि भाई अल्टीमेटली बैंक वाले बोलते थे, ठीक है यार तुम लोन ले लो। आदमी बोलता था, अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो कहते कोई नहीं, फिर हम तुम्हारा घर बेच देंगे। तो बैंक को लगता था कि रियल एस्टेट के प्राइजेस तो बढ़ने ही है, ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स है कि रियल एस्टेट के पैसे तो बढ़ने ही है। मैं इस आदमी को लोन दूंगा, ये चुका नहीं पाएगा, मैं इसका घर बेच दूंगा, तो भाई कोई बात नहीं, हमारे पास तो एक मॉर्गेज बैक्ड इन्वेस्टमेंट है। तो इसे बोलते थे मॉर्गेज बैक्ड इन्वेस्टमेंट्स। अब ये जो शुरू हुआ
जब उस आदमी की पूरी टीम ने इन्वेस्टिगेट किया कि घर खाली पड़े हैं, बड़े बड़े मैंशंस जो लोगों ने लोन पर ले लिए हैं, और वो लोग जो बहुत छोटी नौकरियां कर रहे हैं उन्होंने बड़े बड़े मैंशंस ले लिए, खाली पड़े हैं। अब देखो हमारे यहाँ तो क्या होता है ना, धूल मिट्टी लग जाती है, यूएस के अंदर डस्ट का सीन नहीं है, तो उनके स्विमिंग पूल्स में किसी में क्रोकोडाइल घुस गया, किसी के घर में सांप मिल रहे हैं, तो मतलब इतना खाली थे वो घर, मतलब गोस्ट सिटीज बन गई थी कि सिर्फ घर बनते जा रहे हैं और लोगों ने लोन पे खरीद भी लिए हैं, और हर आदमी बस एक घर खरीद के दूसरे को चिपका रहा है। तो एक सिंपल सा स्लोगन बन गया था, बाय फ्लिप प्रॉफिट रिपीट। जो ब्रोकर्स थे वो हर किसी को यही चिपकाते थे डायलॉग कि भैया आप खरीद लो, फ्लिप करो, प्रॉफिट बनाओ और रिपीट करो। मतलब जितनी तेजी से इस वीडियो पर लाइक्स बढ़ेंगे ना, उससे ज़्यादा स्पीड से ब्रोकर्स के चेक आ रहे थे, क्योंकि वो नई नई पार्टीज को बेचते जा रहे थे। अच्छा, इसे घर दिलाया, उसके बाद एक नया बंदा आया, इसी का घर इसे बेच दिया, उसके बाद एक नया बंदा आया, वही घर दोबारा चिपका दिया। तो एक ही घर को बार बार, आप सोचो 6 महीने में अगर पैसा डबल हो रहा है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जो ब्रोकर है वो घर को वो बेचता जा रहा है और वो पैसा कमा रहा है। अच्छा, हर मार्केट में ब्रोकर्स पैसे कमाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चाहे वो हाउसिंग मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, सो एक्चुअली ब्रोकर मेड द मनी। बट हो क्या रहा था, घर वही है बट उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, बढ़ाते जा रहे हो, कभी ना कभी तो कोलैप्स करेगी। अब उन लोगों ने समझा कि यार ये गड़बड़ हो रही है, ये जो हाउसिंग के प्राइजेस हैं ये फालतू में शूटअप हो रहे हैं और ये बड़ी बुरी तरीके से गिरेंगे अगर लोन की जो EMI है वो पे नहीं करी गई। तो यूएस के अंदर आता है इन्विक्शन नोटिस। इन्विक्शन नोटिस का मतलब होता है घर खाली करो। तो ये बहुत कम लोगों को आ रहा था, क्योंकि 6-8 महीने की EMI के पैसे सबके पास होते हैं। अच्छा, डाउन पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं थी। आज अगर आप दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में घर खरीदने जाते हो तो डाउन पेमेंट बात करती है ना बैंक कि 20% तो होना चाहिए तुम्हारे पास। यूएस में डाउन पेमेंट का भी कंसेप्ट खत्म हो गया था। तो अब हुआ क्या, इतना लोन देने के लिए बैंक्स को पैसा तो चाहिए था, तो पैसा उन्हें उठाना था। तो उन्होंने, जो यूएस की स्टॉक मार्केट है, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया लोगों के लिए जिसका नाम था CDO, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब ये था कि भैया अगर आपने इसे खरीद लिया, CDO को खरीद लिया, तो आपको फिक्स्ड इनकम आती रहेगी। एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है, हमने ब्याज पर पैसा दिया है, हमें ब्याज आएगी और हम आपको पास ऑन कर देंगे। लोगों को लगा कितना बढ़िया है, बट वो जो पैसा ब्याज पर दिया है, इंटरेस्ट पर दिया है, वो आपने किसके अगेंस्ट में दिया, घर के अगेंस्ट में। लोगों को लगा कि घर के अगेंस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत सेफ है। अब ये बहुत सेफ है तो ये कौन डिफाइन करता है? इंडिया के अंदर भी जब आप डेट प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो उन पर रेटिंग्स होती हैं। नहीं पता था आपको, मैं बताता हूँ। बेसिकली जब भी आप कोई बॉन्ड खरीदते हो तो बॉन्ड पे रेटिंग होती है, AA, AAA। इससे पता लगता है वो कितना सेफ है। AAA बॉन्ड मतलब सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस ना के बराबर है। तो जो AAA बॉन्ड्स होते हैं वो हर मार्केट में खरीदे जाते हैं। अच्छा, यूएस के जो बॉन्ड्स हैं सिर्फ यूएस के लोग नहीं खरीदते। जो यूएस के बॉन्ड हैं वो दूसरे देश के लोग और दूसरे देश की सरकारें भी खरीदती हैं। मतलब चाइना, जापान, इंडिया यूएस के बॉन्ड्स भी खरीदता है। तो हम ऑलरेडी इस टाइम पर भी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2025 के अंदर, अभी भी हमने यूएस के कुछ ना कुछ बॉन्ड्स खरीदे हुए होंगे। उस टाइम पर भी सन 2007-8 के अंदर भी जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स थी वो यूएस के अराउंड ही रोटेट करती थी। और जब भी कोई बॉन्ड इशू होता था लोगों को लगता था ये तो सेफ है, इसमें तो स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का भी रिस्क नहीं, तो इसे खरीद लो। तो CDOs बिकने शुरू हो गए। अब जब लोगों ने CDOs खरीदे, मैंने बोला उस पर रेटिंग थी AAA, बट AAA की रेटिंग देता कौन है? रेटिंग एजेंसीज। बैंक्स ने रेटिंग एजेंसीज को पैसा खिलाया। जिन लोगों ने बोला भैया हम AAA नहीं लिख सकते, उन लोगों की जॉब ही छीन ली उन एजेंसीज ने। भैया AAA लिखना है मतलब AAA लिखना है। तो रेटिंग एजेंसीज चेक करती हैं कि भाई जो ये बॉन्ड है कितना सेफ है, बट वो सेफ तो थे ही नहीं। लोगों को पागल बनाया गया, लोगों ने बॉन्ड्स खरीदे। अल्टीमेटली आप सोचो, जो लोगों की पेंशन आ रही है, रिटायर हो चुके हैं, उनके पास जो पैसा होता है वो सोचते हैं यार बैंक अकाउंट में क्या ही मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, स्टॉक मार्केट में मुझे लगाना नहीं है, तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लेते हैं। फिक्स्ड ब्याज तो आती रहेगी, पैसा बढ़ता रहेगा। अब इस तरीके के लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी भर की पूंजी उन बॉन्ड्स में लगा दी, CDOs में लगा दी। अब लगाने के बाद ये जो टीम थी और एक शख्स है माइकल बरी, उन्होंने देखा यार ठीक है, हम वॉल स्ट्रीट में जाते हैं, जाके बात करते हैं कि अगर हमें ये CDOs खरीदने हैं तो क्या डील रहेगी। तो उन्होंने बोला देखो CDOs कितने सेफ हैं, हाउसिंग के अगेंस्ट में हमने डेट दिया हुआ है, पैसा आएगा तो आप ये खरीद लीजिए। तो वहाँ पर
लोगों ने और माइकल बरी ने एक बात बोली, ये माइकल बरी क्यों आया क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से आया और ये बहुत बड़ा करेक्टर है। तो माइकल बरी ने वहाँ पर एक बात बोली कि ठीक है मैं खरीद तो लेता हूँ, बट अगर हाउसिंग मार्केट कोलैप्स होती है या फिर रेट गिरते हैं प्रॉपर्टी के तो मेरे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, आप एक काम करो मुझे इंश्योरेंस दे दो। बैंक ने बोला आर यू श्योर, आपको इंश्योरेंस चाहिए हाउसिंग के प्राइस के ऊपर? मतलब आज आप जिस घर में रहते हैं, मैं आपकी बात करता हूँ, आज वो 1 करोड़ का है, आप बैंक को जाके बोलते हो अगर ये 1 करोड़ का घर 50 लाख का रह गया तो बाकी का रिमेनिंग 50 लाख आप मुझे दे देना और उसके बदले में मैं आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम देने के लिए रेडी हूँ। तो बैंक वाले कहेंगे अरे पागल हो गए हो, तुम्हारा प्रीमियम तो फ्री मनी है हमारे लिए, क्योंकि 1 करोड़ के घर के रेट 50 लाख नहीं होने हैं। यही बोलेंगे ना बैंक वाले, तो ये बोलेंगे 1 करोड़ का घर 50 लाख का नहीं हो सकता, होगा 95 लाख का हो जाएगा, फिर से वो 1 10 1 20 1 30 बढ़ जाएगा, फ्यूचर में रेट बढ़ने ही बढ़ने। बैंक तो यही बोलेगा, आप भी यही बोलोगे। तो माइकल बरी ने बोला हाँ ठीक है ना, आपके लिए फ्री मनी है, कोई बात नहीं, मैं पैसे दे रहा हूँ, आप मुझे इंश्योरेंस दे दो। तो आप इसी तरीके से यूएस के अंदर भी उस टाइम पे ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं कि आप हाउसिंग के अगेंस्ट में बेट कर सकते। बट माइकल बरी ने और जो वो टीम ऑफ इन्वेस्टर्स मैंने आपको बोला, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को एग्री करा लिया कि भैया एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप करके स्वैप बना दिया जाए। अब स्वैप भी ऑप्शंस की तरह ही होते हैं, बट आप बस इतना समझो कि अगर हाउसिंग के प्राइस गिरेंगे तो क्योंकि आपने इंश्योरेंस खरीदा आपको पैसा मिल जाएगा। उस इंश्योरेंस का नाम था क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तो अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो आपको पैसे मिलेगा। अब हुआ क्या, बैंक्स तो बड़े खुश कि हमने तो क्या डील कर दी, हाउसिंग के प्राइसेस तो गिरते ही नहीं हैं, गिरेंगे तब देखेंगे, अभी तो नहीं गिर रहे। तो उनका तो ये था कि ये सिंपल इकोनॉमिक्स है और ये लोग पागल हैं। पर उन लोगों को पता था कि यूएस के अंदर एक बबल बन चुका है जो कभी भी फट सकता है। बट अब इन्होंने क्या किया, 2006-7 से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स खरीद के रख लिए। अब खरीद के रखने में क्या होता है, प्रीमियम देना पड़ता है। आप इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हो ना, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हो, हर साल हर महीने ऐसे देते हो, तो हर महीने की किस्त बन गई उनकी कि भैया ठीक है प्रीमियम पे करते जाओ, जब गिरेगा तब देखेंगे। अब ये जो माइकल बरी था, इसके पास सिर्फ खुद का पैसा नहीं था, ये एक हेज फंड चलाता था, तो इसके पास लोगों का पैसा था। इसने उन लोगों के पैसे से ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स खरीद लिए और इसने बेट किया कि मार्केट गिरेगी। पर भैया मार्केट नहीं गिरी। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने हो गए। अब 6 महीने बोलने में बड़ा छोटा सा लग रहा है, पर 6 महीने, आप आज सोचो 6 महीने पहले आप क्या कर रहे थे, कितना टाइम हो चुका है। इतने टाइम से अगर आप कोई ईएमआई भरते जा रहे हो तो कितना मुश्किल होगा। अब वो आदमी एक बहुत बड़ा अमाउंट सिर्फ उस इंश्योरेंस के प्रीमियम के नाम पर हर महीने देते जा रहा था, और वो मैंने आपको बताया खुद का पैसा भी नहीं था, लोगों का पैसा था। तो जब इतना टाइम हो गया और रिटर्न नहीं बन रही थी तो इन्वेस्टर्स ने पैनिक करना शुरू कर दिया कि ये हो क्या रहा है। अब क्योंकि वो पैसा हर महीने घट रहा है, इन्वेस्टर्स ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया फ़ोन कर करके कि व्हाट यू आर डूइंग विद आवर मनी। बट वो आदमी ने उन लोगों का, अपने इन्वेस्टर्स का फ़ोन उठाने बंद कर दिया और बस वेट कर रहा था मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी। और मार्केट अगस्त 2008 तक नहीं गिरी। आज मैं वीडियो अगस्त में बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी अगस्त की सीजनैलिटी को भी देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, सितंबर 2008 के अंदर बहुत सारे केसेस आने लग जाते हैं कि लोग अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहे घर की, उन्हें बैंक्स ने इन्विक्शन नोटिस डालना शुरू कर दिया और वहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने शुरू हो गए। और फिर धीरे धीरे करके ये एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया जो कि बैंक्स ने किया था। तो हेडलाइन आई न्यूज़पेपर्स में कि हाउसिंग के प्राइसेस गिर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन मानने के लिए रेडी नहीं थे कि हाउसिंग के प्राइसेस गिर सकते हैं, बट क्योंकि हाउसिंग के प्राइसेस गिरते चले गए, अब क्या होता है ना, आप किसी को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो कि ये घर 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, 4 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, 500 करोड़ का है। एक लिमिट पर जाके तो उसके बायर्स आने बंद हो जाएंगे ना। कौन खरीदेगा उसे 500 करोड़ पे? कोई नहीं खरीदेगा। तो वो क्या होगा, वहाँ से एक डोमिनो इफेक्ट आएगा, भैया 500 में नहीं ले सकते, 400 में भी नहीं ले सकते, 300 में भी नहीं ले सकते, 200 में भी नहीं ले सकते, 100 में भी नहीं ले सकते। तो 500 की चीज़ 100 की रह गई देखते ही देखते। बट वो शुरू कहाँ से हुई थी ये सोचिए। तो कुछ ही सालों में, मैंने आपको बताया 2002 से लेकर 2007 तक, 8 तक, ये 5-6 सालों में हाउसिंग के प्राइसेस मल्टीप्लाई कर गए, 5-5, 10-10 गुना हो गए। तो उसे गिरना तो था ही। तो माइकल बरी ने जो बेट करी थी, इस बेट के अंदर क्या होता है
जो CDOs होते हैं उन्हें अब कोई और नहीं लेना चाहता। क्यों ले? हाउसिंग के प्राइसेस तो गिर रहे हैं, तो एक्चुअल में उन बॉन्ड के प्राइसेस गिरने लग गए। अब क्योंकि बैंक ने पैसा दिया था और पैसा वापस ही नहीं आ रहा, सबसे बड़ा कोलैप्स होता है बैंक का। यूएस का 150 साल पुराना बैंक था लीमन ब्रदर्स, एक झटके में बंद, क्योंकि पैसा दिया वापस ही नहीं आया। और अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे लाओ हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो। तो बॉन्ड्स में क्या होता है कि भैया पैसा तो देना पड़ेगा। बॉन्ड में एक ही रिस्क होता है, बॉन्ड के प्राइसेस गिरते नहीं है, सीधा पैसे ही जाता है। तो बॉन्ड्स में लोगों की रिटायरमेंट की सेविंग्स गई, जिंदगी भर का पैसा गया, और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक में से एक बैंक लीमन ब्रदर। आप सोचो इंडिया के अंदर ये HDFC के साथ हो जाए तो HDFC कितना बड़ा बैंक है, कितना पैसा लगा हुआ है लोगों का। सोचो एक रात में दिवालिया हो जाए और जितना पैसा उस बैंक के पास है सब जीरो। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 2008 में ये हुआ था, और ये शुरू यूएस से हुआ, सिर्फ यूएस के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि बैंक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को पैसा देने लग जाते हैं। तो यूएस के अंदर हवा चल गई, अगर लीमन कोलैप्स हो सकता है तो कोई भी बैंक कोलैप्स हो सकता है। बैंक्स ने आपस में लेन देन ही बंद कर दिया। अब लेन देन बंद कर दिया तो अब हो क्या रहा था, हर बैंक को लग रहा था साला वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, सारे मतलब सारे बैंक्स कोलैप्स हो सकता है, कोई भी कोलैप्स हो सकता है। तो अब कोई भी पैसा निकालने जा रहा था या लोन मांगने जा रहा था, बैंक कह रहा था अब नहीं देंगे हम लोन, कोई पैसा नहीं, हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है। और इसका इफेक्ट सिर्फ यूएस पर नहीं पड़ा, आयरलैंड का सबसे बड़ा बैंक बंद हो गया। देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट नीचे आ गई। आज आप जब निफ्टी को देखते हो तो आपके निफ्टी के अंदर क्या है? निफ्टी के अंदर भी HDFC बैंक, ICICI बैंक्स ही तो भरे पड़े हैं। अगर आज बैंक्स कोलैप्स होंगे तो निफ्टी पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो पूरे वर्ल्ड की मार्केट चल गई। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने एक जापानीज ट्रेडर की बात करी थी। वो आदमी भी 2008 के कोलैप्स के अंदर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फंस गया था। पूरी दुनिया फंसी थी, ठीक है। अल्टीमेटली उसने 2008 में पैसे भी बनाए, बट आपको जानकर हैरानी होगी माइकल बरी ने पता कितने बनाए? उन इंश्योरेंस के प्रीमियम को भर रहा था वो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से उसने $700 मिलियन बनाए। आज की रेट में $700 मिलियन कितने होते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये तो खैर इन्वेस्टर्स का पैसा था, बट उसकी खुद की जेब में भी उस टाइम पे $100 मिलियन एक बार में आए, क्योंकि मार्केट कोलैप्स हुई। उसने हाउसिंग बबल को बेट किया कि ये गिरेगा, बबल बर्स्ट होगा, और उस पर उसने पैसा बनाया। अब उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। लोग तो बर्बाद हो गए, लोग तो लुट गए, बट जो गवर्नमेंट है ना उसने हाथ पकड़ लिया बैंक्स का। एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने निकाला, ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम, TARP। अब ये जो TARP था, इसके अंदर गवर्नमेंट ने 700 बिलियन, कितने? यूएस की गवर्नमेंट ने 700 बिलियन इन्फ्यूज किए इकॉनमी में। बैंक्स को पैसे मिले, प्राइवेट कंपनीज को पैसे मिले, बट आम आदमी को क्या मिला मैं आपको बताता हूँ। यूएस के अंदर सूप किचन करके जगहें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ राशन शॉप्स होती हैं ना, तो वहाँ पर लोगों को फ्री का खाना मिला कि भैया, और सूप किचन में भी इतनी भीड़ लगती थी कि लोगों का नंबर नहीं आता था। लोग लिटरली रोड पर आ गए, लाखों लोगों की नौकरियां गई, और जो पैसा गया मार्केट में वो तो बर्बादी हो गया। बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने किसका सपोर्ट किया? बड़े लोगों का, बैंक्स का, इंस्टीट्यूशंस का। और उसके बाद जन्म होता है बिटकॉइन का। रीज़न आप जानते हो क्यों? क्योंकि लोगों का बैंक से भरोसा ही उठ गया, लोगों का गवर्नमेंट से भरोसा ही उठ गया। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, लोगों की हेल्प करनी है, पॉलिटिशियंस गए फेड के पास, फेडरल रिजर्व के पास, जैसे हमारे पास RBI होता है, और फेड को बोला कि भाई लोगों की हेल्प करनी है, पैसे चाहिए। तो फेड ने बोला पैसे कहाँ से आएंगे? छाप दो ना, छाप दो। आपको जानकर हैरानी होगी, सन 2020 के अंदर कोविड क्राइसिस आए। कोविड के अंदर जो क्रैश आया उसके बाद सिर्फ 2 सालों में सन 2020 से लेकर 22 के अंदर यूएस ने जितना भी उनके पास पैसा था उसका 40% पैसा और छाप दिया। तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा तो क्या आएगा? इसलिए क्योंकि लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम से, गवर्नमेंट से भरोसा ही उठ गया। न्यूयॉर्क के अंदर एक पार्क है, जुकिटी पार्क। उस पार्क के अंदर 2010 के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे। Morning, the protesters are calling this a huge victory for their movement. What had been a hugely tense scene out here. प्रोटेस्ट ये हुए थे कि we are 99%,
हम 99% हैं, पर तुमने, गवर्नमेंट ने सिर्फ 1%, टॉप 1% की हेल्प करी, हमारी हेल्प नहीं करी। हम तो रोड पे आके टेंट लगा के बैठे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट हुए, हो सकता है कोई आदमी जिसका 2008 में बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, उसका पैसा डूब गया हो सकता है उसके लीमन ब्रदर्स के अंदर बैंक अकाउंट हो, पैसा पड़ा हो, सब खत्म। उसने वहाँ से सोचा कि नहीं, ये सिस्टम नहीं चलेगा, हमें चाहिए डिसेंट्रलाइज करेंसी, और वहाँ से बिटकॉइन का जन्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बिटकॉइन की डिटेल में बात करेंगे, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप अभी देखोगे तो बिटकॉइन ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। अब लोग इसके अंदर ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं। अब डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर बिटकॉइन को खरीद भी सकते हैं, उनका ट्रैकर्स लॉन्च हो गया। और इसके अलावा बिटकॉइन, इथीरियम के ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो, और आप फ्यूचर ट्रेडिंग तो किसी भी अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन के अंदर कर सकते हैं। 200x तक की लेवरेज मिलती है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप नए और ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप डेमो ट्रेडिंग से शुरू कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा सकते हैं, और एक गूगल फॉर्म उसके बाद आपको मिलेगा डेल्टा एक्सचेंज के लिंक के नीचे। उस फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि आपको फ्री वेबिनार मिलेंगे। आपको अभी हम एक ब्रांड न्यू एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाले हैं, उसका एक्सेस फ्री में मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बोला एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है, तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट दैट सॉफ्टवेयर एक्सेस। बट उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको एक टेलीग्राम कम्युनिटी का भी पार्ट बनने का मौका मिलता है हमारी, जो क्रिप्टो एक्सक्लूसिव है, जिसके अंदर जो भी एनालिसिस होते हैं, अपडेट्स होते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, वो शेयर किए जाते हैं। तो आप गूगल फॉर्म ज़रूर भरिएगा डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवाने के बाद। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने बोला कि बिटकॉइन के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, और बिटकॉइन के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी मैं अगली वीडियो के अंदर रिवील करूंगा। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने वाले तो वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आपको वो वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट में बिटकॉइन लिख दीजिएगा। फाइनली आई होप आपको समझ आया होगा कि 2008 का फाइनेंशियल कोलैप्स क्यों हुआ था, उसके पीछे की वजह क्या थी। सो शेयर दिस वीडियो, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो नेक्स्ट वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट में बिटकॉइन लिखेगा, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।